हाय स्टूडेंट्स, आज नए सेशन में क्लास 12th अगली क्लास के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉडबैंड पोजीशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड किया था, और आज उसी के आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉडबैंड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो आज अगली क्लास में आप सभी लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। ऑफलाइन की क्लासेस भी बहुत जल्द चालू होने वाली हैं, मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो पढ़ते हैं अगली क्लास। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। 3 नामों से ये डेरिवेशन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि वर्तमान जो ब्लूप्रिंट है तो चैप्टर फर्स्ट से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें, बार बार रिवाइज करके देखें और ये टॉपिक ज़रूर तैयार करें। जहाँ कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके अगले वीडियो में हम आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड डाउट्स होंगे उनको दोबारा समझा दें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए काफ़ी ध्यान से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जिसके लिए डेरिवेशन हम फाइंड करने वाले हैं वो पोजीशन कौन सी है। तो कोएक्सियल पोजीशन, कोई भी एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। मतलब सीधे शब्दों में समझ लें कि अगर ये एक डाइपोल हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो इसके मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी और परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। किसी भी डाइपोल के मिड पॉइंट से जाए और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उस लाइन को हम बोलते हैं कोएक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, अगर वह पॉइंट इसी लाइन में ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, 2 स्थितियां होंगी। तो इसी लाइन में अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, उसके लिए हम डेरिवेशन फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज फॉर्म्ड बाय माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB जो कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। इसका मिड पॉइंट है O, और जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी लेंथ 2L है, जिसे हम लोग इफेक्टिव लेंथ या डाइपोल लेंथ के नाम से जानते हैं, 2L से डिनोट करते हैं। अब हमें जो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है,
एक पॉइंट लेते हैं P जो कि कोएक्सियल पोजीशन में है। इसका मतलब कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होके जाने वाली लाइन में ये पॉइंट P है, जो कि डायपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r के डिस्टेंस पे है। द पॉइंट P इज टेकन ऑन कोएक्सियल पोजीशन which is small r apart from the midpoint of the dipole। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है दो चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, प्लस Q और माइनस Q। तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफ़िशियंसी होगी या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट होगा वो P में अलग अलग दिशा में होगा और अलग अलग होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r², जहाँ पर r क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट से डिटरमाइनिंग पॉइंट तक की। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। तो P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसी तरह से माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज के कारण हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक डायग्राम, पूरा कंपोजिट डायग्राम बना लेते हैं। तो A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो हम ये भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर या कि पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट की ओर होती है और निगेटिव के कारण इंटेंसिटी पॉइंट से माइनस चार्ज की ओर होती है। तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 मानते हैं तो इसकी डायरेक्शन होगी A से P डायरेक्शन में, मतलब अलोंग AP डायरेक्शन। और B में निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव या P पॉइंट से माइनस चार्ज B की ओर होगी, यानी E2 डायरेक्शन में। अब अगर हम मानते हैं कि P पॉइंट जो है तो A और B से जो इलेक्ट्रिक डायपोल है थीटा एंगल बना रहा है, तो एक पैरेलल लाइन ये हम खींचते हैं, तो निश्चित रूप से ये एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल के कारण, और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम अलग अलग पॉइंट चार्ज प्लस Q और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे और पूरे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए दोनों का सम आउट कर देंगे, समेशन कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लेस्ड एट A पर रखे हुए प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/AP²। इसको हम इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन होगी अलोंग AP। हमने अभी बताया कि पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है और निगेटिव चार्ज में बाहर से निगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। अब इसी तरह से हम माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो K है तो वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम है, वो एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, या कि जिस मीडियम में हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम रखा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड
field intensity at P due to minus Q charge placed at B में रखे हुए माइनस Q चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी, उसको हम E2 से डिनोट किए हैं डायग्राम में। तो E2 इक्वल टू होगा 1/4πε0 के Q/BP²। इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायग्राम में भी दिखाई गई है, अलोंग PB। ध्यान रखना है P से B की ओर निगेटिव चार्ज होने के कारण उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये दो डेरिवेशन हमको मिल गए। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो P है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो AP और BP की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल है। तो AP इक्वल टू BP, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हैं तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी कि सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के कारण है। तो AP और BP की डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 के इक्वल होगा या बराबर होगा। तो अब हमें E1 और E2 दोनों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल आउट पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, लेट एंगल AOP एंगल BOP इक्वल टू थीटा। ये हमने थीटा एंगल डायग्राम में माना है। तो निश्चित रूप से BPR एंड EPR दोनों की वैल्यू भी थीटा एंगल हो जाएगी। हमने बताया है कि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा, और ये इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग है, इसलिए थीटा एंगल हो जाएगा। अब E1 की डायरेक्शन A2 AP डायरेक्शन में है और E2 की डायरेक्शन PB डायरेक्शन में है। तो दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए दो मेथड हम अपना सकते हैं। क्लास 11th में हमने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सम करने के लिए दो तरीके सीखे हैं। दोनों तरीके आपको ध्यान है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो पिछला वीडियो एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। इसमें अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, और अगर कोई दो वेक्टर थीटा एंगल से काम कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, अगर E1 और E2 का रिजल्टेंट E वेक्टर के द्वारा या E के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड शो किया जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा के द्वारा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर दो थीटा एंगल के बीच में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सेम इसी डेरिवेशन की मदद से रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे E1 वेक्टर और E2 दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर 2 थीटा एंगल से काम कर रहे हैं। 2 थीटा कैसे? E1 और E2 थीटा एंड थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, मतलब E1 और E2 के बीच में जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा? 2 थीटा। तो यहाँ हम E1 और E2 के बीच में एंगल कितना कर दिए? 2 थीटा प्लेस्ड कर दिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो
यहीं पे हम वैल्यू इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो E1 और E2 चूँकि इक्वल हैं तो एक दूसरे को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 मीन्स E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देन E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देन E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 2E1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देन E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ cos 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 एंड 1 कैंसिल होंगे तो वैल्यू होगी 2 2 जा 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। E इक्वल टू होगा अंडर रूट फाइंड करते हैं तो 2E1 cos थीटा। ये हुआ इक्वेशन 3। अब यहाँ समझने की बात है, अगर हम बुक की बात करें तो बुक में यही डायरेक्टली समझा दिया गया है, रिजल्टेंट डायरेक्ट 2E1 cos थीटा बता दिया गया है। इसको हम वेक्टराइज माध्यम से भी समझ सकते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने का। जो बुक में थ्योरी दी गई है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे E1 थीटा एंगल में एक्ट कर रहा है हॉरिजेंटल से और E2 भी थीटा एंगल से हॉरिजेंटल में वर्क कर रहा है। तो E1 के दो कंपोनेंट हम मानते हैं कंपोनेंट माध्यम से, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 के दो कंपोनेंट E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक यहाँ काम करेगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की डायरेक्शन जो होगी नीचे होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन हॉरिजेंटल लेफ्ट साइड में होगी। सेम डायरेक्शन कंपोनेंट होने के कारण E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया? हालांकि ये वाला मेथड आपको ज़्यादा सरल लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप इस चीज़ के लिए कमेंट करिएगा। तो ये कंपोनेंट मेथड जो है रिजल्टेंट फाइंड करने का, तो अगले वीडियो में हम इस चीज़ को आपको काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर देंगे। अगर समझ में आपको इस मेथड को पढ़ने में रुचि होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके आगे का डेरिवेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे E1 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू E1 की वैल्यू अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP स्क्वायर cos थीटा, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे दो ऐसी वैल्यू हैं जिनको हमें वैल्यू पुट करना है। एक तो AP स्क्वायर जो कि A से P के बीच की डिस्टेंस है और दूसरा cos थीटा की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP। और AOP ट्रायंगल जो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, बिकॉज ये जो है तो परपेंडिकुलर लाइन है, कोएक्सियल लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो इन ट्रायंगल AOP सबसे पहले AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो AP स्क्वायर इक्वल टू OA की वैल्यू अब हम देखते हैं डायग्राम में। तो चूँकि होल वैल्यू A टू B, A से B की टोटल डिस्टेंस 2L है, O मिड पॉइंट है, तो L एंड L, तो मीन्स OA की वैल्यू होगी L और OP की वैल्यू होगी R। तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
ए पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू, अरेंज कर दिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ए पी की वैल्यू हो गई। एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालते हैं इसी ट्रायंगल में, ये रहा थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है इसका ओ ए और हाइपोटेनस होगा ए पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए की वैल्यू है एल और ए पी की वैल्यू अपने पास है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यही दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट आउट करेंगे। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे ए पी की और कॉस थीटा की इक्वेशन 4 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करेंगे। देन ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन ए पी की वैल्यू है अपने पास, ए पी स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल पावर 1 एंड होल पावर हाफ, मतलब 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे 2QL पी क्यू इंटू 2L जो कि डायपोल मोमेंट होता है, 2QL ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट। देन E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 5। ये मेन डेरिवेशन अपने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये मेन डेरिवेशन आ गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 5 के की वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन 6। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में भी पढ़ी थी, अगर हमारा डायपोल काफ़ी छोटा हो, इफ़ डायपोल इज वेरी स्मॉल, अगर डायपोल काफ़ी छोटा होगा देन L की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी कंपेयरिंग टू R, मीन्स R L इज वेरी लेस देन टू R। देन फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वल टू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन L को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, दिस कैंसिल मीन्स बचेगा R3। तो यहाँ अपने को मिलेगी एक वैल्यू, ये न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर 7। एंड अगेन फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल टू 1, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर 8। हेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या कि कोएक्सियल पोजीशन में कहें तो हमारे पास 4 मेन डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6
equation number 7 and equation number 8 are the various form of derivation for electric field intensity. Equation number 5, equation number 6, equation number 7 and equation number 8 are the various form of equations for electric field intensity at कोएक्सियल पोजीशन। ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने 12th क्लास एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो को आप बार बार देखें और रिवाइज करें और इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। हमने चर्चा करी है, अगर आपको कहीं इस वीडियो में इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम अपनी कमियों में सुधार लाएं और आपके इस 12th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। और अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड इवनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।